अस्सलाम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। और पहला जो डिटर्मिनेंट था उसको हमने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको हमने पहली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हमारी में डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल का मतलब हमेशा से मैं बताता आया हूँ एडिशनल, ठीक है, या एक्स्ट्रा। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कितना एफिशिएंट है कैपिटल, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से कितनी एफिशिएंसी मिल रही है एडिशनल आपको। इसको एमईसी कहते हैं। इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। सिंपल रखते हैं चीज़ों को, अभी डेफिनेशन वगैरह पे इस पे जाएंगे। ये बेसिकली क्या है कि अगर एक इन्वेस्टर है, ये पर्सन से एक इन्वेस्टर है, ये बंदा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है एक फैक्ट्री के अंदर, एक फैक्ट्री लगाना चाहता है। ठीक है, जूस फैक्ट्री, से कि जूस फैक्ट्री लगाना चाहता है। ठीक है, ये इस फैक्ट्री पे लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे दो डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, एक तो ये है कि इस बंदे को कर्जा लेना पड़ेगा। ठीक है, उस कर्जे के ऊपर इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ डिटरमिन करेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करेगा कि क्या ये बंदा कर्जा लेके ये जूस की फैक्ट्री पे इन्वेस्टमेंट करता है कि नहीं करता। दूसरी चीज़ क्या मैटर करती है, दूसरी चीज़ ये मैटर करती है कि इस बंदे को इस जूस की फैक्ट्री से रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है, कि ये फैक्ट्री इसको कितना कमा के देगी। देखिए, ये बंदा इस फैक्ट्री के ऊपर 100 रुपये लगाना चाह रहा है। ठीक है, और 100 रुपये लगाने के लिए इसको कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जे के ऊपर जो इसको सूद देना पड़ेगा वो है 10%। 100 के ऊपर 10% इसको सूद देना पड़ेगा हर साल। ठीक है, अब ये बंदा ये भी देखना चाहता है कि ये 100 रुपये मैं लगाऊं सूद पे, जिसके ऊपर मुझे 10% देना भी पड़ रहा है, इससे मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। से कि इसको रिटर्न मिल रहा है 15%। 100 का 15% इसको फायदा हो रहा है इसके ऊपर हर साल, और इसको खर्चा कितना देना पड़ रहा है 10%। तो क्या ये बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा? ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करेगा। ये जो 15% ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको इस जूस फैक्ट्री से रिटर्न आएगा, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या एमईसी। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट दोनों फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिटरमिन कर रही होती है। दोनों फैक्टर्स उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट रेट भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, और आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों चीज़ें। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जो आपका खर्चा है, जो आपने कर्जा लेके उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? जो आपका फ़ायदा है, जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और इसको यहाँ से ये खर्चा करके इसको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 15%, इसका मतलब क्या है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से लिखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर लिखें, आर से जो है ना वो ग्रेटर है एम ई सी, इसका मतलब ये है कि इसको जो है ना रिटर्न ज़्यादा आना है इसके खर्चे से। एम ई सी 15 है, ठीक है, आर जो है वो 10 है, तो इसका मतलब ये है कि 15 ज़्यादा है 10 से। तो उसको जो खर्चा करना है वो कम है, जो उसको बाद में कमाई होनी है, रिटर्न होना है वो ज़्यादा है। तो ये इन्वेस्टमेंट एक बंदा करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर इसकी जगह पे इसको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ रहा हो 15%, और इसको जो है रिटर्न आना है वो आना है 10%, तो कौन बेवकूफ़ है कि 10% कमाने के लिए 15% की कॉस्ट लगाता रहे? तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो आपने याद रखना है, अगर रिटर्न ज़्यादा है, एम ई सी ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो इन्वेस्टमेंट होगी। अगर रिटर्न कम है इंटरेस्ट रेट से, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर आप ब्रेक इवन के ऊपर हो, फिर आपका जो बंदा है वो डिसीजन लेगा कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, सो ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़रूरी है और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये हमने चीज़ें पढ़ ली कि दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है। देखो, अगर इस बंदे ने 100 रुपया लगाया है, इसके ऊपर वो 15 रुपये कमा रहा है और 10 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, तो बाकी उसको 5 रुपये का तो फ़ायदा हो रहा है ना। इस 5 रुपये को देखते हुए बिल्कुल कर्जा उठाएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि इसको कमाई हो सके। लेकिन अगर एक बंदा
10 रुपये कमा रहा है और 15 रुपये का खर्चा कर रहा है जो वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब 5 रुपये के लॉस में है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं डिटरमिन करने में किसी भी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी कि नहीं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स ने कुछ एनालिसिस किए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, और उसने बताया कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है शॉर्ट रन में। ठीक है। केन्स ने ये माना कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी डिटरमिन कर रहा होता है इन्वेस्टमेंट को, लेकिन शॉर्ट रन में तो ये है कांस्टेंट रहता है, इसमें चेंजेस नहीं आ रही होती। देयरफॉर उसने कहा कि इट इज़ दी एमईसी, उसने कहा एमईसी ज़्यादा ज़रूरी है जो डिटरमिन करती है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। ठीक है। लॉन्ग रन में दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें बहुत कम चेंज हो रही होती है, तो उसको कांस्टेंट समझा जा सकता है। तो एमईसी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहा है वो, कि इस प्रोजेक्ट से मिलेगा अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर एमईसी ज़्यादा है, उसको लगता है कि 15% मुझे इससे रिटर्न मिलेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर ये 20% होता तो इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इकोनॉमी में हो रही होती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखो कि एक जूतों की फैक्ट्री लगाने पे आपको पता चल रहा है कि 15% रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेड है कि इस पे 15% रिटर्न मिलेगा, तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगी। अगर पता लगे कि 20% मिलेगा तो लोग मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर पता चले 25% मिलेगा तो मजीद इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर एमईसी कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। ठीक है। सो इन दोनों का, एमईसी और इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव रिलेशन नजर आता है हमें। ठीक है। अगर बात की जाए कि एमईसी आपने कैलकुलेट किया और वो ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करोगे, एमईसी कम है तो आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो एमईसी बहुत ज़रूरी था। एमईसी होता क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द डिस्काउंट रेट, ये एक डिस्काउंट रेट है which makes the present value of the prospective yields from the capital assets equal to its supply। अब इस चीज़ को आपने याद कर लेना है, ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म की डेफिनेशन है, इसके पीछे एक पूरी थ्योरी है, और ये आप फाइनल में सी, फाइनल में जाके इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ोगे, आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया जाएगा। ठीक है। इसको आईआरआर भी कहते हैं। ठीक है, खैर ये आपका अभी कंसर्न नहीं है, आपने इसकी डेफिनेशन को याद कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो ये जो MEC होता है ना, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये एक डिस्काउंट रेट होता है, ये एक रेट होता है। ये क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो आप। पता नहीं अभी आपने जो है वो QM में प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपका प्रोजेक्ट है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। आप कहते हो कि अगला साल, आज ईयर 0 है, उसके बाद ईयर 1 होगा, ईयर 2 होगा, ईयर 3 होगा, एंड सो ऑन, ईयर 10 होगा। इन 10 सालों के अंदर मैं कितने पैसे कमाऊंगा, इस साल मैं 10 कमाऊंगा, इसी तरह आप डिफरेंट पैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो। आज आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है 100 रुपये की। ठीक है। ये जो आपको फ्यूचर में मिलने हैं पैसे, उस टाइम तो आपको पता है इन्फ्लेशन भी होगी, तो फ्यूचर में जो आपको पैसे मिल रहे होंगे उनकी वैल्यू कम होगी इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, उससे आप कम चीज़ खरीद सकोगे आज जितने के आप आज आप 100 रुपया लगा रहे हो, ये आज से 10 साल बाद 100 रुपया जो है इसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। सो फ्यूचर में जो आपको पैसे वापस मिल रहे हैं उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। सो आप क्या करते हो, फ्यूचर के जो पैसे हैं उनको आज की प्रेजेंट वैल्यू पे ले आते हो, और फिर देखते हो कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ये इससे जो मुझे फ्यूचर की प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स हैं, जो फ्यूचर की मुझे एक्सपेक्टेड फ़ायदे हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो क्या मैं फ़ायदे में हूँ कि नुकसान हूँ। फिर एक ऐसा रेट होता है जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस रेट को हम कहते हैं एमईसी। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, आपने सिंपल इसको ये याद कर लेना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है। एमईसी का जो स्केड्यूल होता है ना, वो एक कर्व होती है, जैसे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी मैंने आपको बना के दिखाई थी, जो कि MEC schedule is a curve represent expected returns on various combination of interest rate and investment, जो कि different interest rate के ऊपर investment के different combination को show कर रही होती है। For example, ये MEC है, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट रख लिया था, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट रख ली थी, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ये इंटरेस्ट रेट और ये इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो आपके पॉइंट डिफरेंट बनते जाएंगे। ये क्या कहलाती है, यहाँ पे जो कर्व बनेगी MEC,
ठीक है। MEC क्या है? ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रही है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, ये कर्व आपने याद रखना है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट कम, इंटरेस्ट रेट कम, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। ठीक है। अब एक और चीज़ आपने याद रखना, MEC ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, MEC कम, इन्वेस्टमेंट कम। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशन है, और MEC का इन्वेस्टमेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशन। अच्छा, एक आगे चल के एक स्टेज इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट को PEC के साथ देखें तो नेगेटिव भी हो जाता है इनका रिलेशन। खैर अभी कंफ्यूज नहीं करते, अभी हम सिंपल रखते हैं। जब कहानी शुरू होगी इंटरेस्ट रेट से और हम देखना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ता है इंटरेस्ट रेट का, तो नेगेटिव इनका रिलेशन है। कहानी शुरू हुई MEC से और हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट है, तो पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजीद इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।